स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर 11th स्टैंडर्ड की भारत का आर्थिक विकास, ये हमारा इंग्लिश मीडियम का अलग बैच होगा और हिंदी मीडियम का अलग बैच। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ वीडियो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द क्वालिटी ऑफ कंटेंट एंड हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द इंडियन इकोनॉमी। आप लोगों के लिए इसलिए मैं दोनों भाषा में अलग अलग बात करूंगा। हिंदी माध्यम में भी हम आज चर्चा करेंगे नई आर्थिक नीति 1991 क्या थी। इसका पहला वीडियो आपने देख लिया होगा, उसमें मैंने वो कारणों की चर्चा की थी कि किस वजह से 1991 की आर्थिक समस्या भारत सरकार के सामने आई और तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी ने मिलकर एक नई आर्थिक नीति 1991 में लागू की, जिसे हम राव मनमोहन मॉडल भी बोलते हैं। राव मनमोहन मॉडल आर्थिक विकास का, ये आर्थिक विकास का एक नया मॉडल था जो विश्व बैंक ने सुझाया भारत को। IMF के दबाव में हमने लागू करा, लेकिन इसमें जो सुधार किए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का ब्रेन बहुत शार्पर था। उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से जो अर्थव्यवस्था अगले 7 दिन में दिवालिया घोषित हो जाने वाली थी, उसे बचा के पटरी पर लाना, ये अपने आप में एक बड़ा काम था और उस समय के हमारे वित्त मंत्री महोदय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने वो कार्य कर दिखाया। तो आप लोगों के लिए रुचिकर विषय होगा और ये समझना भी चाहिए। नॉन इकोनॉमिक्स के बच्चों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि आखिर ऐसी कौन सी उन्होंने नीतियां अपनाई जिसके परिणाम स्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था 1991 की आर्थिक समस्या से बाहर आ सके। तो उसमें बच्चों, ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, इसके दो पक्ष थे। पूर्ति पक्ष में सुधार क्या किया और मांग पक्ष में क्या सुधार किया। जो पूर्ति पक्ष में सुधार कार्यक्रम उन्होंने लागू किया, उसे हमने कहा विशेष संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम या विशेष संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम। और मांग जो कि बढ़ते हुए राजकोषीय घाटे, बढ़ते हुए चालू खाते के घाटे, बढ़ती हुई मुद्रास्फीति के कारण बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। मैं डाटाबेस अभी से आपसे बात करूं तो हमारा राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 8.4% पे पहुंच गया है। भुगतान से संतुलन में चालू खाते का घाटा GDP का 3.5% पे पहुंच गया है। और जो मुद्रास्फीति थी, कीमतों में लगातार वृद्धि, वो 16.7% के स्तर पर पहुंच गई थी। इन तीनों कारणों ने हमारी जेब में जो विदेशी मुद्रा होती है, डॉलर होते हैं, जिसके माध्यम से हम विदेशों से वस्तुएं आयात करते हैं, वो बहुत तेजी से घटा 1.1 बिलियन डॉलर पे पहुंच गया, जो हमारे देश की 7 दिन, केवल 7 डेज, समझिए 7 दिन यानी 7 डेज की आवश्यकता को भी पूरा करने में असमर्थ था। इतनी कम मात्रा में, इतना कम मात्रा में विदेशी विनिमय होने का मतलब था कि हम 7 दिन के बाद कोलैप्स होने वाली थी हमारी इकोनॉमी, और उसे मांग को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने एक स्तरीकरण कार्यक्रम लागू किया। अब आपको समझ में आना चाहिए कि भाई, जब SAP की हम बात करते हैं या विशेष संरचनात्मक समायोजन की बात करते हैं, स्टेबलाइजेशन या स्थिरीकरण कार्यक्रम की बात करते हैं, तो इसमें कौन से कार्यक्रम उन्होंने लागू करे, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा। इसके लिए नई औद्योगिक नीति आई, नई औद्योगिक नीति, और ये जो नई औद्योगिक नीति थी,
ये 3 बिंदुओं पर आधारित थे, जिनका मैं आज विश्लेषण भी करूंगा, कुछ हद तक आपको समझाऊंगा भी। और वो 3 मुख्य नीतियां क्या थी, अगर मोटे रूप में जानो तो पहली नीति जिसे हम लिबरलाइज, ग्लोबलाइज एंड प्राइवेटाइज, यानी उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। अगर मैं पहले सबसे शुरू करूं, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। बहुत सारे परिवर्तन करे औद्योगिक नीति में, थोड़े बहुत बताऊंगा मैं, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में, एनसीईआरटी के सिलेबस में थोड़ा कम है। अगर डीप रूटेड एनालिसिस करेंगे तो आप द इकोनॉमिक आईएएस जो हम लोगों का यूट्यूब चैनल है, वहां जाके डीप में भी एनालिसिस देख सकते हैं इसकी। बट आपके सिलेबस में जितना है हम उतना ही डिस्कस करेंगे। जबकि स्थिरीकरण के लिए जो 3 कार्यक्रम सुधार लागू करे भारत सरकार ने, राजकोषीय घाटे को ठीक करने के लिए राजकोषीय सुधार कार्यक्रम लागू किया कि सरकार की आय कैसे बढ़े, खर्चे कैसे घटे, ये सरकार के राजकोषीय सुधार कार्यक्रम में थे। इसी तरह से मौद्रिक सुधार, यानी मौद्रिक नीति में विशेष संरचनात्मक सुधार क्या शुरू किए गए, ताकि कीमतों को हम 16.7% से बढ़ के 2 से 5% के बीच में ला सके। भारत सरकार का यह प्रयास रहा। और तीसरे स्तर पर विदेशी क्षेत्र में सुधार, यानी विश्व व्यापार की जो नीति रहती है उसमें सुधार, जिसे हम भुगतान शेष संतुलन में सुधार में सुधार। इसमें जो हमारी आयात निर्यात नीति है, व्यापक स्तर पर उसमें परिवर्तन किए गए। ये हमारी नई आर्थिक नीति का एक मेजर खाका है, स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा मैं और आपको इसमें चर्चा करूंगा कि भाई नई औद्योगिक नीति जो निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण पर आधारित थी, उसमें क्या मूलभूत भारत सरकार ने परिवर्तन किए और इन 3 शब्दों का मतलब क्या है और सरकार इन नीतियों की ओर क्यों झुकी, इस पे थोड़ा सा आपके दिमाग में जिसे आना चाहिए, जो मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लें प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण। ये निजीकरण क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है? देखो, जब हम लोग आजाद हुए 1947 में, तो भारत सरकार के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पैसे का अभाव। क्योंकि हमने एक ऐसी अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया जिसमें पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों के मिले जुले रूप हों। जब पूंजीवाद की बात करते हैं तो पूंजीवाद का मतलब होता है, जैसा कि अमेरिका में जहां सारे आर्थिक क्रियाकलाप निजी क्षेत्र द्वारा अपने पूंजीपतियों के द्वारा किए जाते हैं और लाभ की प्रेरणा से काम होता है। दूसरी ओर साम्यवाद में राज्य सारे कार्य करेगा, लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, लोग अपनी क्षमताओं के अनुसार काम करेंगे, जरूरत के हिसाब से उसमें से लेंगे हिस्सा। यानी वहां निजी संपत्ति का कोई अधिकार नहीं होता। ये होता है आपका साम्यवादी अर्थव्यवस्था। दोनों की अपनी लिमिटेशन थी। अगर मैं मोटा मोटा बात करूं, अगर आप पूंजीवाद की बात करेंगे, सबसे बढ़िया गुणवत्ता उसमें क्या है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, जितना मेहनत करेगा उतना कमाएगा, उतना जिंदगी बेहतर जी लेगा। लेकिन इसमें बुराई ये है, समाज का जो एक वर्ग है विकास की दौड़ में पिछड़ जाता है, वो बहुत सारी चीजों से वंचित रह जाएगा, समाज में असमानता बढ़ेगी, एक विद्रोह जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो इसलिए भारत सरकार ने दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मिला दिया। और साम्यवाद में लिमिटेशन ये थी कि वहां राज्य का एकाधिकार, पूंजीवाद में पूंजीपतियों का एकाधिकार, तो साम्यवाद में राज्य का एकाधिकार। और किसी भी अर्थव्यवस्था में जो एकाधिकारी मनोवृत्तियां होती हैं वो समाज के हित में नहीं होती। इसलिए भारत सरकार ने 1955 में आवड़ी का जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का महाराष्ट्र के अंदर, उसमें समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना का लक्ष्य स्वीकार किया। और जो द्वितीय औद्योगिक नीति हमारी 1956 में आई, उसे उतना विकास लक्ष्य स्वीकार किया। इसी तरह से सेकंड 5 ईयर प्लान में इस लक्ष्य को उन्होंने स्वीकार कर लिया नैतिक आधार पर। यद्यपि पहली पंचवर्षीय योजना में हमने
एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसने पूंजीवाद और साम्यवाद के दोनों गुणों को अपना लिया। इस वजह से सरकार के उद्योगों को हमने ज्यादा बढ़ावा दिया। यानी दो तरह के उद्योग उस समय एग्जिस्टेंस में आए। जब आप दूसरी औद्योगिक नीति देखोगे तो तीन तरह के उद्योग थे, चार तरह की श्रेणी बनाई बाद में। एक वो उद्योग थे जिसमें केवल राज्य ही काम करेगा, जिसे हमने स्टेट मोनोपोली इंडस्ट्रीज कहा, और 18 उद्योगों को इसमें चिन्हित कर दी। इसमें इन 18 17 उद्योग थे उसमें। इन 17 उद्योगों को केवल राज्य ही लगा सकेगा, और ये वो उद्योग थे जिसमें समाज का शोषण हो सकता था, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, जैसे आपका बड़े पूंजी निवेश पर आधारित उद्योग, परमाणु ऊर्जा, आपका केमिकल, फर्टिलाइजर, ये सब हमने प्राइवेट सेक्टर में नहीं दिए, बल्कि प्रारंभिक दौर में केवल निजी क्षेत्र में दिए, ताकि जैसे रेलवे, ताकि सरकार इनका समाज के कल्याण में ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सके और ज्यादा से ज्यादा रोजगार जनरेट कर सके। ऐसे उद्योग जो निजी क्षेत्र द्वारा लगाए जाते और जिसमें समाज के शोषण होने की संभावना कम थी, वो निजी क्षेत्र को दिए। लेकिन ऐसे कुछ उद्योग थे जिसमें निजी क्षेत्र को देना पूरी तरह से खतरे से खाली नहीं था, उन्हें हमने लाइसेंसिंग की नीति के अंतर्गत, और उसके लिए भारत सरकार ने औद्योगिक विकास नियमन अधिनियम 1951 पास किया, और 18 उद्योगों को हमने उसमें चिन्हित कर दिया कि भाई ये 18 उद्योगों का विकास केवल लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति ही कर सकता है। इस तरह की नीति अपनाया, और उससे क्या हुआ, जहां राज्य के अधिकार में क्षेत्र के उद्योग थे, पूरी इकोनॉमी तो प्रोटेक्टेड थी, ग्लोबलाइजेशन था नहीं उस समय, हमारे यहां प्रतिस्पर्धा भी नहीं थी, सरकार प्राइवेट सेक्टर के उद्योगों को बहुत तरह की आर्थिक सहायता दे रही थी। इस तरह की प्रोटेक्टेड इकोनॉमी में कंपटीशन का यानी प्रतिस्पर्धा का अभाव था, हमारे उद्योगों की लागतें अधिक थी, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का क्षमताओं का कम प्रयोग हो रहा था, और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में लगातार घाटे बढ़ रहे थे, जो हमारे राजकोष क्षेत्र में लगातार घाटे बढ़ाते जा रहे थे। इसीलिए सरकार ने एक निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी अपनाई, और उसके अंतर्गत जो 17 उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे, धीरे धीरे उन्हें निजी क्षेत्र के लिए खोलना प्रारंभ किया। आज की तारीख में मात्र 2 उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में रहे हैं, परमाणु ऊर्जा और रेल परिवहन। शेष सभी उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया। इस प्रक्रिया को हमने निजीकरण कहा। दूसरा शब्द, जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं, वैश्वीकरण का मतलब होता है कि अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को विदेशी अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना, किसी तरह का प्रशुल्क न लगाना, मात्रात्मक प्रतिबंध न लगाना, विदेशी कंपनियां, विदेशी पूंजी को देश में आने की अनुमति देना, ताकि हम विदेशी कंपनियों से, पूंजी से प्रतिस्पर्धा करके लागतें घटा के गुणवत्ता बढ़ाकर वैश्विक जगत के लाभ उठा सके। इसलिए हमने ये जो वैश्वीकरण की नीति है, ग्लोबलाइजेशन, तो सिंपल भाषा में घरेलू अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना। सपोज ये विश्व इकोनॉमी है, ये डोमेस्टिक इकोनॉमी है, इन्हें जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। समझ में आ गया होगा। निजीकरण और वैश्वीकरण के बाद एक और कंसेप्ट है उदारीकरण। प्रारंभ में सरकार में जो लाइसेंस की नीति थी, उसे भी धीरे धीरे खत्म किया गया। 18 उद्योगों को लाइसेंस प्राप्त थे, बाद में इनकी संख्या घटाकर 5 कर दी गई। और ऐसा क्यों किया गया? ताकि जो लाइसेंस राज था उसे खत्म करके हम प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकें। इस वजह से सरकार ने डी लाइसेंसिंग या किसकी उदारीकरण की नीति अपनाई, लिबरलाइजेशन की पॉलिसी। स्टूडेंट्स, आज मैंने 3 वर्ड और थोड़ा सा आपको पिछली बैकग्राउंड बताई। इस तरह के हम लोगों के लेक्चर चलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें तो आप मोबाइल पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं 9999237051 पर। मैं आपको लिख देता हूं 9999237051 पर, और आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि एक सिस्टमेटिक वे से आप लोगों की क्लास ये चल सके।
ऐसा मेरा प्रयास रहेगा जो आपकी ना केवल बोर्ड और आपकी क्लासेस के लिए बेटर मार्क्स देगी, बल्कि आपका जनरल स्टडी वाला जो पेपर है, किसी भी कंपटीशन का है, उसके लिए भी आपको तैयार करेगी। धन्यवाद।